आज की इस वीडियो के अंदर हम रक्त स्कंदन की क्रियाविधि को देखते हैं। रक्त स्कंदन क्या होता है, तो आप ध्यान से देखिए। हमारा जो टॉपिक है आज का वो है रक्त स्कंदन, ब्लड क्लॉटिंग। रक्त स्कंदन की क्रिया का होना शरीर में एक बहुत विशेष महत्वपूर्ण घटना है। जब शरीर के किसी स्थान पर चोट लग जाती है, शरीर के बाहर त्वचा पर चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो रक्त जो केशिकाएं होती है शरीर के अंदर वो क्षतिग्रस्त हो जाती है। रक्त केशिकाएं जब क्षतिग्रस्त होंगी तो रक्त शरीर से बाहर अर्थात उन केशिकाओं से बाहर निकलना प्रारंभ कर देता है। ठीक है, लेकिन कुछ समय बाद हम देखते हैं कि बहता हुआ रक्त अचानक रुक जाता है। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? रक्त का स्कंदन। तो चोटग्रस्त स्थान पर रक्त बहने के बाद अचानक रक्त का बहना रुक जाना, वो क्रिया कहलाती है रक्त का थक्का का निर्माण होना या रक्त स्कंदन की क्रिया, ब्लड क्लॉटिंग फॉर्मेशन। ठीक है, रक्त स्कंदन की जो क्रिया है वो क्रिया 3 से 10 मिनट के अंतराल में हो जानी चाहिए। रक्त स्कंदन की जो क्रिया विधि है उस क्रिया विधि में लगभग 3 से 10 मिनट का समय लगता है। यदि इस क्रिया विधि इस समय के बाद रक्त का बहना अचानक नहीं रुकता है तो हम कहते हैं कि शरीर से लगातार रक्त बहता रहता है और इस रोग को हम बोलते हैं हीमोफीलिया। क्या बोलते हैं इसको? हीमोफीलिया के नाम से जानते हैं, अर्थात शरीर से हीम अर्थात रक्त का लगातार फैलते रहना, वो कहलाता है हीमोफीलिया। हीमोफीलिया के बारे में हम जेनेटिक्स के अंदर पढ़ेंगे, लेकिन यहां पर थोड़ी सी प्रीवियस नॉलेज आपको दे रहा हूं, तो आप ध्यान से देखिए। हीमोफीलिया एक एक्स लिंग संलग्न वंशानुगति के कारण होती है। हीमोफीलिया जो रोग है वो एक्स लिंग संलग्न वंशानुगति के कारण होता है। ये जो रोग है केवल पुरुषों में होता है। ये रोग केवल किसमें होगा? पुरुषों में, जबकि महिलाएं इस रोग की होती हैं वाहक। इसका मुख्य कारण होता है कि पुरुषों के अंदर एक एक्स होगा और एक एक्स पर यदि ये जीन, इस हीमोफीलिया रोग से संबंधित जीन यदि एक एक्स पर है तो वो प्रभावी होता है, जिसके कारण पुरुषों में रोग होगा, जबकि महिलाओं में 2 एक्स होते हैं। अतः यदि एक एक्स पर ये इस रोग का जो कारक है जीन उपस्थित होता है तो वो अप्रभावी होता है, अर्थात ये रोग महिलाओं को नहीं होगा, बल्कि इस जीन के कारण ये आगे बनने वाली संतति में अपने रोग को फैलाने का काम करती है। तो हम ये कह सकते हैं महिलाएं इस रोग की वाहक होती हैं। यदि किसी कारणवश रोगी पुरुष और रोगवाहक महिला का विवाह हो जाए, ध्यान से समझे इसको, ये जो हमने सिंबल दिखा है जीन को प्रदर्शित कर रहा है जो कि हीमोफीलिया रोग से संबंधित है। यदि रोगी पुरुष और रोगवाहक महिला इन दोनों का विवाह हो जाए तो बनने वाली एक पुत्री ऐसी उत्पन्न होती है, तो ये संतति क्या होगी? रोगी होती है, रोगी पुत्री होगी, अर्थात ये संतति रोगी महिला होती है। ठीक है, और इस रोगी महिला का जन्म के समय कुछ समय बाद ये मृत्यु को प्राप्त होती है। या फिर हम ये कह सकते हैं कि 13 साल की उम्र के बाद जब रक्त चक्र की क्रिया प्रारंभ होती है तो रक्त का बहना कभी भी नहीं रुकता, इस कारण उस महिला की क्या हो सकती है? मृत्यु तक हो सकती है। तो फिर भी हम यूनिवर्सल रूप से ये कहते हैं कि ये रोग केवल किसमें होता है? पुरुषों के अंदर होता है, जबकि महिलाओं में ये रोग नहीं होता है। ठीक है, महिलाएं इस रोग की वाहक होती है। ठीक है, तो इस चीज को हम नेक्स्ट जो वीडियोस हमारी आएंगी जेनेटिक्स से संबंधित, उसके अंदर हम इस चीज का अध्ययन करेंगे। तो आप ये देखिए कि रक्त स्कंदन की जो क्रिया है शरीर के अंदर होने वाली एक महत्वपूर्ण जैव रासायनिक क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होगी ये? शरीर के अंदर होने वाली एक जैव रासायनिक क्रिया। ठीक है, इस क्रिया की विधि को यदि अपन अध्ययन करें तो ध्यान से देखिए। सबसे पहले जब शरीर के किसी स्थान पर चोट लगती है, जब
शरीर के किसी भी स्थान पर चोट लगती है तो उस क्षतिग्रस्त भाग की रक्त केशिकाएं या चोटग्रस्त भाग की जो रक्त केशिकाएं होती हैं, रक्त केशिकाएं कौन से भाग की? क्षतिग्रस्त भाग की, चोटग्रस्त भाग की जो रक्त केशिकाएं होती है वो टूट जाती हैं, अर्थात क्षतिग्रस्त हो जाती हैं। क्षतिग्रस्त होती है तो उस समय जो रक्त के प्लाज्मा भाग में जो उपस्थित है, जिसे हम बोलते हैं प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन। ध्यान से समझें इस चीज को। जब शरीर का किसी भाग पर कट लगता है, चोट लगती है, तो चोटग्रस्त भाग की जो क्षतिग्रस्त रक्त केशिकाएं होती हैं, उस रक्त केशिकाओं में उपस्थित जो प्लाज्मा भाग जब बाहर निकलता है तो प्लाज्मा भाग में उपस्थित प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होगा? प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन, जो कि एक लिपोप्रोटीन है। क्या है ये? लिपोप्रोटीन। ठीक है, इसका स्रावन होता है किसके द्वारा? क्षतिग्रस्त रक्त केशिकाओं के द्वारा। ठीक इसी समय जब रक्त के माध्यम से इसका स्रावन होता है, ठीक उसी समय रक्त में उपस्थित, रक्त के प्लाज्मा भाग में उपस्थित जो थ्रोम्बोसाइट होती है, थ्रोम्बोसाइट, जिन्हें हम प्लेटलेट्स कह सकते हैं, बिंबाणु कह सकते हैं, इस बिंबाणुओं के द्वारा रक्त स्कंदन कारक फैक्टर 3 का स्रावन होता है, जिसे हम बोलते हैं थ्रोम्बोप्लास्टिन। क्या कहते हैं इसको हम? थ्रोम्बोप्लास्टिन। तो हमने बोला जब शरीर के किसी स्थान पर चोट लगती है तो चोटग्रस्त भाग की जो रक्त केशिकाएं क्षतिग्रस्त होती हैं, क्षतिग्रस्त होने के साथ साथ ये इसके द्वारा एक प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक लिपोप्रोटीन का स्रावन होता है। ठीक उसी समय रक्त के प्लाज्मा भाग में उपस्थित जो थ्रोम्बोसाइट होती है, जिन्हें हम बिंबाणु कहते हैं, इन बिंबाणुओं के द्वारा रक्त स्कंदन कारक थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन होता है। रक्त स्कंदन के लिए उत्तरदायी लगभग रोमन संख्या में 1 to लेकर के और 13 तक होते हैं, जिनमें से 3rd और 13 नंबर का जो 2 मुख्य कारक हैं जो इस क्रिया में भाग लेते हैं। अब आप देखिए, प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन और थ्रोम्बोप्लास्टिन ये दोनों ही रक्त के प्लाज्मा भाग में उपस्थित कैल्शियम आयन से मिलकर के एक प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करेंगे? प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम का निर्माण करते हैं। ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज है, ये रक्त के प्लाज्मा भाग में उपस्थित निष्क्रिय, इनएक्टिव प्रोथ्रोम्बिन, ध्यान से समझें, ये जो प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम है, ये रक्त के प्लाज्मा भाग में उपस्थित एक निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को किसमें बदल देता है? सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर बदल देता है। ये क्या होगा? सक्रिय। प्रोथ्रोम्बिनेज ने क्या किया? रक्त के प्लाज्मा भाग में उपस्थित प्रोथ्रोम्बिन को, हमने पहले भी पढ़ा था एंजाइमों के अंदर कि जब डाइजेशन के अंदर कि जब किसी एंजाइम के आगे प्रो शब्द लगा हुआ होता है, पीछे नोजन शब्द लगा होता है, तो वो निष्क्रिय होता है। तो यहां पर ये प्रोथ्रोम्बिनेज नामक एंजाइम निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन के अंदर बदल देता है। ठीक है, अब ये सक्रिय थ्रोम्बिन क्या करेगा? तो ध्यान से देखिए, रक्त में उपस्थित एक फाइब्रिनोजन प्रोटीन, ये नोजन प्रोटीन एक घुलनशील प्रकृति की प्रोटीन है। रक्त में क्या होती है? ये घुलनशील प्रकृति की प्रोटीन है। कौन? फाइब्रिनोजन। ठीक है, ये फाइब्रिनोजन नामक जो प्रोटीन है, इस प्रोटीन को सक्रिय थ्रोम्बिन कैल्शियम आयन के साथ मिलकर, साथ में विटामिन के, ठीक है, और हम कह सकते हैं रक्त स्कंदन कारक 13, इन सभी के साथ मिलकर विटामिन के इस क्रिया को प्रेरित करता है। थ्रोम्बिन, कैल्शियम आयन और रक्त स्कंदन कारक 13 से मिलकर के फाइब्रिनोजन को एक फाइब्रिन में बदल देता है। किसमें बदल देता है? फाइब्रिन में। फाइब्रिन एक रेशेदार अघुलनशील प्रोटीन होती है। फाइब्रिन क्या है? एक रेशेदार अघुलनशील प्रोटीन होती है। ठीक है, अतः यह फाइब्रिन रक्त के प्लाज्मा भाग से अलग होकर के जो चोटग्रस्त स्थान है
इस स्थान के ऊपर एक जाल का निर्माण कर लेती है। फाइब्रिन जो एक रेशेदार घुलनशील प्रोटीन होती है, ये रक्त के प्लाज्मा भाग से अलग होकर के और जहां पर चोट लगती है उस चोटग्रस्त स्थान पर एक नेट अर्थात जाल का निर्माण कर लेती है। उस जाल के ऊपर, जाल में से जब रक्त कणिकाएं बाहर निकलती हैं तो वो कणिकाएं उस जाल में अटक जाती हैं और अटक जाने के बाद उसके ऊपर एक क्या बन जाता है, क्लॉट का निर्माण हो जाता है, अर्थात रक्त के थक्के का निर्माण हो जाता है। तो इस प्रकार की ये जो क्रिया विधि है, जो बहुत इंपॉर्टेंट क्रिया विधि है, जिसके कारण शरीर के किसी भी स्थान पर जब चोट लगती है, चाहे वो सेविंग करते समय हो या खेलते समय हो, जो भी कोई कारण होता है, उससे हमें ये भी कह सकते हैं शरीर के छोटे छोटे जो जख्म होते हैं उन जख्मों से ये क्रिया शरीर की एक सुरक्षा का काम करती है। ठीक है, तो हमने पढ़ा था रक्त स्कंदन की जो क्रिया विधि है, इस क्रिया विधि को आप चाहो तो 3 पार्टों में अलग अलग डिवाइड कर सकते हो, जिसमें सबसे पहले आता है कि प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन नामक जो लिपोप्रोटीन है इसका मुक्त होना। ठीक है, मुक्त होने की जो क्रिया विधि है कहां से कहां तक आएगी कि यहां से जब शरीर के किसी स्थान पर चोट लगती है तो चोटग्रस्त स्थान की जो रक्त केशिकाएं होती है वो टूटती हैं, क्षतिग्रस्त होती हैं, उस समय वहां से प्रोथ्रोम्बोप्लास्टिन मुक्त होता है जो कि लिपोप्रोटीन है। ठीक, इसी समय थ्रोम्बोसाइट्स या बिंबाणु या प्लेटलेट्स एक रक्त स्कंदन कारक थर्ड अर्थात थ्रोम्बोप्लास्टिन का स्रावन करते हैं। ये दोनों पदार्थ मिलकर के और कैल्शियम आयन के साथ मिलकर के क्या बनाते हैं, एक प्रोथ्रोम्बिनेज का निर्माण करते हैं। सेकेंड स्टेप जो आता है उसमें आप ये बना सकते हैं कि ये प्रोथ्रोम्बिनेज निष्क्रिय प्रोथ्रोम्बिन को सक्रिय थ्रोम्बिन में बदल देता है। ठीक है, और थर्ड जो स्टेप है उस स्टेप के अंदर हम लिख सकते हैं कि जो सक्रिय थ्रोम्बिन है ये रक्त के प्लाज्मा भाग में उपस्थित जो घुलनशील फाइब्रिनोजन प्रोटीन होती है, इस फाइब्रिनोजन प्रोटीन को कैल्शियम आयन प्लस रक्त स्कंदन कारक जो 13 होता है, इन सबके साथ मिला करके और ये एक रेशेदार अघुलनशील प्रोटीन का निर्माण करती है जिसे बोलते हैं फाइब्रिन। ये जो फाइब्रिन अघुलनशील होता है अतः रक्त के प्लाज्मा भाग से अलग हो जाता है और अलग होकर के जो चोटग्रस्त स्थान है उसके ऊपर एक जाल का निर्माण करता है। जब इस जाल में से रक्त की कणिका बाहर निकलती है तो वो अटक जाती है, अटकने से क्या बन जाता है, क्लॉट बन जाता है। ठीक है, जिससे रक्त का बहना अचानक रुक जाता है। तो आपने देखा रक्त के स्कंदन की जो क्रिया विधि है जो बहुत महत्वपूर्ण क्रिया विधि है। ठीक है, यह आपको आप समझ में आई होगी। इसके अलावा जो भी आगे की जो वीडियोस हैं आप मेरे लगातार देख सकें, मैं आपको जो जितनी भी वीडियोस उपलब्ध करा रहा हूं वो एक टॉपिक वाइज वीडियोस हैं। ठीक है, न कि एक फुल चैप्टर। तो आप जो भी एक ब्लड से संबंधित कोई भी टॉपिक होता है उस पर्टिकुलर टॉपिक को भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं। तो आपको यदि वीडियो अच्छा लगता है, समझ में आता है, तो आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, अनलाइक कर सकते हैं।